बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 18 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो जी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, करना क्या हमने इसमें, इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कहते हैं इसमें इनसर्कल करें जो आपका करेक्ट आंसर हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI R। तो हमने पीछे टेबल जो है वो अच्छे से याद भी करवाया था आपको और समझाया भी था कि आपके पास जो 7 बेस यूनिट्स हैं सिस्टम इंटरनेशनल, तो इसका जो आंसर है वो फिर क्या होगा जी, 7 होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, अब ये 7 कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए पास जो थे वो लेंथ का, ठीक है, लेंथ था हमारे पास, ठीक है, उसके बाद मैस था, फिर टाइम था, फिर इलेक्ट्रिक करंट था, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, फिर टेम्परेचर एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड, इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। कहते हैं कि कौन सा यूनिट है जो ड्राइव नहीं है बल्कि बेस यूनिट है। तो देखिए हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के अंदर मैथ्स को किस में हम मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो हमारे पास जो तीनों दिए हुए हैं, अब बाकी पास्कल जो है वो भी हमारे पास ड्राइव यूनिट है, न्यूटन भी ड्राइव यूनिट है, वाट भी ड्राइव यूनिट है। सिर्फ हमारे पास जो ये किलोग्राम है ये आपके पास क्या है, बेस यूनिट है। ठीक है, क्यों बेस यूनिट है, क्योंकि हमारे पास जो ऐसे यूनिट्स है उसके अंदर बेस क्वांटिटीज़ के अंदर ये हमारे पास मैथ्स का यूनिट किलोग्राम हम लेते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, थ्री, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। कहते हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल है, और जब हम नंबर्स के अंदर उसको डिस्कस करते हैं तो हम क्या लेते हैं, मोल। ठीक है, ना तो ग्राम लेते हैं, ना ही किलोग्राम, ना ही न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, ग्राम और किलोग्राम जो है वो मैस है। ठीक है, मैस का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, और मोल जो है वो आपके पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा जी, मोल। और मैं इस सबको पूरे को सर्कल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए और जो है वो याद भी रहे। अब मोल क्या होता है आपके पास, बेसिकली मोल जैसे उसने बताया कि क्या है, इन टर्म ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ नंबर्स के, इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, तादाद के हवाले से हम इस यूनिट को लेते हैं। तो एक मोल के अंदर जो है हमारे पास 6.02, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। वैसे हम केमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस करेंगे जब एवोगाड्रोस नंबर पढ़ेंगे। तो इसमें कितने होते हैं जी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है जी, तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 जो होते हैं हमारे पास एटम्स होते हैं ऑफ एन एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो ये हमारे पास नंबर है जो मोल को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है जी फोर्थ वन में है कि एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। कहते हैं कि हमारे पास 200 जो माइक्रो है, अगर हम उसको ठीक करके बनाएं तो वो कितना आंसर बनेगा। तो हम आंसर से पहले इसको ज़रा सेट करके देख लेते हैं। तो देखें जी 200 मीन्स है 200, ठीक है जी। अब 200 को हम माइक्रो को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं 200 को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो देखें डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल ने आना किधर है, इस जगह पे आना है 2 के बाद। ठीक है, मीन्स के डेसिमल की आपकी लेफ़्ट पे इस साइड पे क्या होना चाहिए, जस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास इस जगह पे आना है। अब कितना ये मूव किया, 1 2 डिजिट्स को मूव किया, तो लिहाजा क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है जी, ये बनेगी साइंटिफिक। अब जो माइक्रो है उसकी वैल्यू आप जो है वो याद कर चुके थे कि हमारे पास माइक्रो की वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर -6 होती है। ठीक, अब हमें पता है कि जब बेस सेम हो, मैथ में आप पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 2 में भी, कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड अप होती हैं। ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हम 10 को 1 टाइम लिखते हैं
और इनको पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। जब 2 और -6 को ऐड करेंगे तो जो बड़ा डिजिट होता है 6 उसके साथ वाला साइन आता है, ठीक है, और बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 और -6, ठीक है, जब हम -6 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4। तो फिर क्या बनेगा इसका जी, हमारे पास देखें 2 रह जाएगा, ये वाला 2, ठीक है, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर -4, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या आंसर बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4, जो कि आपके पास कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है, ठीक है। बाकी जितने भी आंसर हैं वो रॉन्ग हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप इनको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं कि आपके जो आंसर है उसके साथ कौन सा मैचिंग कर रहा है। अब इसमें देखें ये 0.2 सेकेंड बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, और 0.02 सेकेंड ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम इसको लिख भी लें साइंटिफिक में तो फिर भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 बनना है, जबकि हमारा जो आंसर है वो 10 रेज़ टू पावर -4 है। और ये भी रॉन्ग है क्योंकि माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी है इसने और 200 के बजाय जस्ट 2 लिख दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो लिहाजा फोर्थ का आपके पास सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को ये क्वेश्चन हल करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह से होता है। देखिए हमारे पास फ़र्ज़ करें एक है 0.1 और एक है 0.01। मैं ज़रा आपको समझा रहा हूँ इनके दरमियान डिफरेंस किस तरह से होता है। अब 0.1 का अगर हम डेसिमल यहाँ से ख़त्म करें तो डेसिमल के नीचे 1 आता है और जितने इस तरफ हमारे पास डिजिट होते हैं उतने 0 लगाते हैं, तो चूँकि 1 डिजिट है तो एक 0 आ गया, तो क्या बन गया जी 1/10, ठीक है। अब अगर इसका हम डेसिमल ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट हैं उतने 0, तो क्या बन जाएगा 1/100, ठीक है। अब देखें ये था 0.1 और ये था 0.01। तो समझाने मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें आपके पास जितने डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरोज़ होते हैं उतनी वैल्यू छोटी होती है। जिस तरह देखें अब 0.1 को जब हमने डेसिमल से हम जो है क्वोशंट फॉर्म में गए, बटे वाली फॉर्म में, तो ये बना 1/10, 1/10। इट मीन्स कि अगर आपके पास एक रोटी है और उसके आप 10 हिस्से करें, ठीक है, और अगर उसी रोटी के आप 100 हिस्से करें तो वो जो 100 हिस्से होंगे वो छोटे छोटे होंगे। तो इट मीन्स अगर 100 बंदों में डिवाइड करेंगे तो बहुत थोड़ी थोड़ी आएगी, और अगर 10 बंदों में डिवाइड करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी 100 की निस्बत। तो लिहाजा हमें ये समझ आई कि पॉइंट के बाद जब ज़ीरो बढ़ते हैं तो इट मीन्स कि इसका मतलब होता है वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है। समझ आ गई ये बात कि आपके पास। अब देखें, अब मैं दोबारा से देख लेते हैं। अब 0.1 है और एक है 0.01, तो इनमें से छोटी कौन सी वैल्यू है, ये वाली छोटी है, ठीक है, और बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, सबसे छोटी क्वांटिटी है। अब देखें जी, एक तो है 0.01 ग्राम, ये तो समझ आ रही है कि साफ साफ लिखा हुआ है। एक फिर है जी 2 मिलीग्राम। अब 2 मिलीग्राम का मतलब है कि आप 2 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, और -3 से मल्टीप्लाई करके जब आप इसे ऑर्डिनरी में लिखें तो ये बन जाएगा 0.002। कैसे बना, डेसिमल हमारे पास यहाँ पे होता है, इसने किधर जाना है, -3 है, तो लिहाजा इधर को मूव करेगा डेसिमल। और कितने मूवमेंट करेगा, 3 मूवमेंट। एक तो वो 2 को फिलांगेगा, फिर एक और 0, फिर एक और 0, तो ये देखें 2 0 लगा दिए, तो 0.002 आया वैल्यू इसकी, ठीक। अब हम देखते हैं 100 माइक्रोग्राम को। तो 100 माइक्रोग्राम जो है, इसको अगर हम ठीक से लिखें तो पहले तो 100 के बनेगा ना 10⁻², 1 मल्टीप्लाई 10⁻², और फिर माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6, तो फिर क्या हो जाएगा 2 और ये -6 जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻4, ठीक। अब अगर हम इसको ऑर्डिनरी में लिखें तो ये बनेगा 0.30 आ जाएंगे और 1 आ जाएगा, यानी 0.0001, ठीक हो गया। अब इसको हमने देख लिया कि ये जो है ये चीज़ बनी है। अब हमारे पास लास्ट है 5000 नैनोग्राम। नैनो का मतलब होता है कि बहुत छोटी, यानी 10⁻⁻9। तो इसको भी ज़रा हम सेट करके देखते हैं कि 5000 नैनोग्राम किस तरह से वर्क करेंगे।
तो ये देखें जी 5000, पहले तो 5000 को सेट करते हैं ना, तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जितने ज़ीरो हैं उतनी पावर आ जाएगी 3, और अब 10 नैनो की वैल्यू भी लगा देते हैं, 10⁻⁻⁹। अब ये -9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा जी, -6। तो क्या बन जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶। अब 10⁻⁻⁶ का मतलब है कि 5 के जो है वो लेफ़्ट पे हम 5 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, 5 को भी जो है वो करेगा क्रॉस, और उसके बाद 5 ज़ीरोज़ हमें लगाने पड़ेंगे, 0.0000005। तो ये देखें इतनी बड़ी, इतनी जो है वो 0 लगा के इतने सारे बड़ा सारा लिखने पड़े नंबर्स, और फिर जाके हमारे पास वैल्यू बनी है। तो अब ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, क्यों, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आए हैं और फिर जाके 5 आया है, और जबकि इधर 3 ज़ीरोज़ आए हैं, सिर्फ इधर 2 ज़ीरोज़ आए हैं, इधर 1 ज़ीरोज़ आया है। तो ये वाली एग्जांपल जो आपको मैंने पहले दी थी, उसका समझाने का यही मतलब था कि आपको समझाया जाए कि पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि 0.1 और 0.01, तो ये आपके पास 0.01 छोटा है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 1/100, यानी उसके एक चीज़ के आपने 100 हिस्से कर दिए, और 0.1 का मतलब है सिर्फ 10 हिस्से किए हैं। तो लिहाजा जी अब हमारे पास कौन सा इसका आंसर हुआ, ये जो 5000 नैनोग्राम है ये आंसर हुआ। क्यों, क्योंकि इसको जब हमने देखा सोल्व करके तो इसकी वैल्यू बनी है 0.0000005, ठीक है, 0.000005। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसके बाद है जी विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब आपके पास क्या होती है, शीशे की बनी होती है, ठीक है, और अब कहते हैं कि उसका इंटरनल डायमीटर आपने फाइंड करना है। इंटरनल मींस अंदर वाला डायमीटर। तो जब हमने वर्नियर कैलिपर का मैंने पढ़ाया था आपको, तो वर्नियर कैलिपर शो भी करवाया था और आपको दिखाया था कि जो उसके अपर जाज थे वो मैंने आपको परफ्यूम की बोतल का जो ढक्कन था उसको अंदर जो है वो उससे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि इस तरह से हम इसका अंदर वाला इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो जी इसके लिए फिर कौन सा यूज़ होगा, वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इसके अपर जाज जो हैं वो हमें काम देते हैं किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए कि अंदर से इसकी जो है डायमीटर की लेंथ कितनी है। जबकि मीटर रूल तो उसके अंदर जा ही नहीं सकता, और मेजरिंग टेप भी नहीं जा सकती, ठीक है, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, मुश्किल होगा और हो ही नहीं सकता। और सीक्यू गेज भी जो है वो बाहर से नापता है, अंदर से डायमीटर को नहीं नापता। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे कि a student claimed the diameter of a wire as 1.03 सेंटीमीटर। तो क्या करता है वो, क्लेम करता है कि जो मेरी वायर आपने मुझे दी थी सैंपल के तौर पे नापने के लिए, उसका जो है वो डायमीटर वो है 1.032 सेंटीमीटर, और यूज़ उसने क्या किया है जी, वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। आप किस हद तक इससे एग्री करेंगे, इससे मुतफिक होंगे कि हाँ भी तुम्हारी जो वैल्यू है यहाँ तक ठीक है। तो भाई देखें वर्नियर कैलिपर का हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट कितना है, और चूंकि इसने सेंटीमीटर में नापा है तो लिहाजा अब हमें लीस्ट काउंट मिलीमीटर में नहीं देखना। हमने जो मीटर और लीस्ट काउंट दो पढ़े थे ना प्रीफिक्सेस में, एक मिलीमीटर में और एक सेंटीमीटर में। और मिलीमीटर में जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का था लीस्ट काउंट वो था आपके पास 0.1 मिलीमीटर, और जब सेंटीमीटर में था वो था आपके पास 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। अब चूंकि इसने सेंटीमीटर में नापा है तो इसमें डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 2 डेसिमल्स हैं, 2 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो लिहाजा इसके इधर इसने जो मेजर किया उसमें डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 0 है, फिर 3 है, फिर 2 है, टोटल 3 प्लेसेस हैं। और हम कितने तक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, डेसिमल के बाद जस्ट 2 प्लेसेस आ सकती हैं डेसिमल प्लेसेस। तो लिहाजा हम कहेंगे भाई ये जो आखिरी वाला 2 है ना इस पे हमें शक है, तो लिहाजा 1.03 तक ठीक है। तो लिहाजा हमारा जो सी पार्ट है वो करेक्ट होगा। हम कहेंगे भाई वर्नियर कैलिपर का तो जो लीस्ट काउंट था वो सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं, और आपने ये 3 लिख लें, लिहाजा हम जो है वो 2 डिजिट तक सही मानेंगे आपकी बात। तो लिहाजा 1 पॉइंट के बाद 0.3 है, तो ये जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट
कह रहे हैं कि मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। तो मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज़ होता है? वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। किसका वॉल्यूम? लिक्विड का। और उसके बाद हमने एक और जो एक्सपेरिमेंट भी किया था कि इरेगुलर शेप जो थी हमारे पास स्टोन, उसको जब डाला था तो उसका वॉल्यूम भी हमने फाइंड आउट किया था। तो ना तो मैथ फाइंड आउट करने के लिए होता है, ना एरिया और लेवल ऑफ अ लिक्विड भी नहीं, बल्कि लेवल ऑफ अ लिक्विड से तो हमें क्या पता चलता है? वॉल्यूम पता चलता है। तो लिहाजा वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं हम इससे। किसका वॉल्यूम? और किस में फाइंड आउट करते हैं? मिलीलीटर में, ठीक है, लीटर में। तो इस तरह से। उसके बाद है जी हमारे पास स्टूडेंट। तो इसी तरह जो जो जितनी भी जो लिक्विड चीज़ें हैं वो वॉल्यूम में उसमें फाइंड की जाती हैं। जिस तरह दूध है तो हमेशा जो दूध है लीटर में होता है, ठीक है, किलोग्राम में हम कहते हैं 1 किलो दूध। तो ये जो हम कहते हैं किलो दूध, ये गलत है, ठीक है। तो वो जो दूध देने आता है तो हमेशा वो नाप के देता है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि दूध जो देने आया उसके पास कोई वो तकड़ी हो या फिर उसके पास कोई बैलेंस हो जिसके ऊपर वो तोल के देता हो, ऐसी बात नहीं है। जब लेकिन जो चीज़ें हमारे पास सॉलिड फॉर्म में चली जाती हैं, जिस तरह दही है, ठीक है, तो फिर उसे हम तोल लेते हैं। लेकिन जो माए में होती है उससे ज़्यादातर हम किस में मेजर करते हैं? उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करते हैं और उसका यूनिट जो है वो लीटर होता है। इसके अलावा अगर आप कभी देखें घी और आयल, तो कभी आप घी और आयल ख़रीदें और उसकी जो थैली है या उसका डब्बा है उसके ऊपर देखें, तो जहाँ घी जब आप लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा जी 5 किलो घी या 1 केजी लिखा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपना कोई लेंगे, आप ऑयल लेंगे, ऑयल चूँकि लिक्विड फॉर्म में होता है और घी जो है ज़्यादातर जमा हुआ होता है, सर्दियों में और गर्मियों में भी हल्का हल्का सा जमा हो सकता है, तो लिहाजा घी किलो में होता है। और जब लीटर आप लेंगे अपना वो ऑयल लेंगे तो ऑयल की जो थैली होती है या ऑयल का जो डब्बा होता है उसके ऊपर हमेशा लीटर लिखा होता है। तो लिहाजा ये भी मैंने कहा अब इसके साथ साथ ही आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाए। इसके बाद है जी हमारे पास कहते हैं कि स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ सिक्रू गेज ऑन द मेन स्केल। तो कहते हैं कि एक आपके पास ना स्टूडेंट जो है शीशे की एक शीट है उसको सिक्रू गेज से नापता है और मेन स्केल के ऊपर उसकी आती है रीडिंग 3, ठीक हो गया। और 8th डिवीजन है ऑन द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। कहते हैं इसकी थिकनेस बताएं कितनी होगी। तो देखिए जी, इसने हमें चूँकि ज़ीरो एरर नहीं बताया तो हम समझेंगे कि ज़ीरो एरर सिक्रू गेज के अंदर नहीं है। तो मैं ऐसे करता हूँ, आपको इसका प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह हम करेंगे। तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि जो 8 डिवीज़न होती है सर्कुलर वाली उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल वाली में जस्ट ऐड करना है। लेकिन हम लैब में चलते हैं और प्रैक्टिकल भी कर ही लेते हैं। ये देखिए नहीं, हमारे पास सिक्रू गेज आ चुका है और इसमें हम इसको जो है ओपन करते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि हमने इसके अंदर जो है वो शीट रखी हुई है और मैं देखें इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और कितनी वैल्यूज़ है जी हमारे पास आनी चाहिए? 3 पॉइंट इसको मूव कर रहे हैं हम जी। देखें 5 और ये देखें ये 5 6 7 और ये इसको जूम कर लेते हैं। ये 5 6 7 और ये इसको थोड़ा सा ये देखें जी, अब ये है हमारे पास। तो बल्कि ये अभी 2 मिलीमीटर मिल रही है तो हमने तो उसका 3 जो है वो देखना है। देखें 0 है, 1 है, 2 है और हमें आना क्या चाहिए? हमारे पास 3 आना चाहिए। तो लिहाजा हमें 3 तक ओपन करना है इसको। 3 तक ओपन करने के बाद ये है हमारी वैल्यू, ठीक है, जो बुक वाले ने बताई है। तो अब ये देखिए आपको नीचे नीचे रेड कलर में लिखा आ रहा होगा 3 मिलीमीटर। तो आपने यहाँ से रीडिंग देखी मेन स्केल से, ठीक है। ये देखें 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर थर्ड लाइन जो आपको नज़र आ रही है उसको उसने नीचे खींच के लिखा हुआ है 3 मिलीमीटर, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए आपको जो नज़र आ रहा है वो 8 डिवीज़न जो है वो मिल रही है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल अब 8 डिवीज़न, देखें 5 है, 6 7 और 8 डिवीज़न जो है वो बिल्कुल लीनियर है किसके? मेन स्केल के। उसने यही कहा था कि स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट, ठीक है।
यूजिंग अ सिक्रू गेज ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन। तो हमने देखें पढ़ी 3 0 है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 भी हमें नज़र आ रही है हल्की सी, ठीक है। इसको हम मज़ीद जूम कर लेते हैं, इस तरह से ये होगा। और उसके बाद क्या है, एंड 8 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब अगर आप सर्कुलर स्केल देखें तो 5 6 7 8, ऊपर को अगर पढ़ें आप तो 5 के बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 8 वाली जो है वो मिल रही है किसके साथ, कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। जो इंडेक्स लाइन है आपके पास मेन स्केल के ऊपर, इसके साथ मिल रही है 8 लाइन, ठीक है। तो अब इसका कहता है कि आप जो है वो फाइंड आउट करें कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी। तो थिकनेस फाइंड करने का बहुत ईजी है जी, क्या करना है, किया भी हुआ है यहाँ पे देखें। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, इसके लीस्ट काउंट से। अब इसका लीस्ट काउंट कितना है, हमें पता है कि मिलीमीटर के अंदर जो है वो कितना है जी, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हम 0.01 मिलीमीटर के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए उन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है वाइट कलर में 0.08। और करना क्या होता है, इसके अंदर हमने ऐड करनी होती है मेन स्केल की रीडिंग, और मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 3 है। तो जब 0.08 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, आपके पास 3.08। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3.08, ठीक है। तो ये देखिए आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है उन्होंने, ये देखिए जब हमारे पास इस तरह हुआ तो आंसर ये देखिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3.08। तो ये आंसर है। तो चलिए अब हम बुक की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो हमने प्रैक्टिकल कर लिया इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर में अगर हम देखते तो सेंटीमीटर में और आंसर आना था, ठीक है। तो लिहाजा कितने हैं हमारे पास, 3.08 मिलीमीटर, ये आंसर है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर वाले को वैसे मिटा देते हैं, तो 0.08 मिलीमीटर। तो नीचे सी पार्ट दिया हुआ है 3.8 मिलीमीटर, वो भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है 3.08 मीटर सिर्फ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो वो भी आपके पास करेक्ट नहीं है। तो करेक्शन आपकी कौन सी है, 3.08 मिलीमीटर। अब देखें सेंटीमीटर में वैल्यू हालांकि और कम आनी थी। अगर हम देखें तो हमारे पास सिक्रू गेज का जो लीस्ट काउंट था वो था 0.01 मिलीमीटर, और अगर हम सेंटीमीटर में देखते तो वो होना था 0.001 सेंटीमीटर। तो लिहाजा सेंटीमीटर में वैल्यू बड़ी दी हुई है, तो बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा आपका ये आंसर बी पार्ट जो है वो करेक्ट है, जैसा कि हमने अभी प्रैक्टिकल भी किया है। उसके बाद है जी हमारे पास 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का। कह रहे दी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशंस आर। तो क्या होगा जी, ऑल द डिजिट्स नहीं, बिल्कुल तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट नहीं होते। ऑल द एक्यूरेटली नाउन नहीं, बल्कि इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो इसका जो सी पार्ट है वो आपके पास करेक्ट है। तो दोबारा से देख लें जी इनके पार्ट ज़रा। पहले का जो है वो सी पार्ट करेक्ट है, दूसरे का बी पार्ट करेक्ट है, तीसरे का डी पार्ट करेक्ट है, चौथे का जो है वो सी पार्ट करेक्ट है हमारे पास, पाँचवें का डी पार्ट करेक्ट है, छठे का बी पार्ट, और सेवन्थ का सी पार्ट, और उसके बाद जी 8 का सी पार्ट है आपके सामने, 9 का बी पार्ट और 10 का सी पार्ट। तो ये अब तक के लिए इतने जी, आप इनको राइट आउट करेंगे, इनको MCQs को, और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से लाजमी आ जाता है एक ना एक, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।